डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 71। और अमन ने कर्नल से कहा, सर आप परेशान मत हो, मैं 1-2 दिन में आकर देखता हूँ। अब अमन ने फोन बंद कर दिया। तब याना ने अमन का चेहरा देखते हुए पूछा, अमन क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। तब अमन ने कहा, कुछ नहीं। अब याना ने कहा, मैं आपकी बीवी हूँ अमन, मेरा पूरा हक है। जान ने कहा, क्या बात है। तब अमन ने मुस्कुराकर उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, मैं यहाँ तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आया हूँ, इसलिए तुम कुछ मत सोचो। अब याना खामोश हो गई। बस मुझे सुकून दो, मैं यहाँ कोई टेंशन नहीं लेना चाहता। कुछ देर बाद अमन याना के साथ स्विमिंग के लिए ले गया। अमन एक ब्लैक शॉर्ट्स अंडरवेयर में था और याना बिकनी में थी। अमन तो बिल्कुल टेंशन फ्री था, लेकिन याना बहुत खोई हुई थी। याना उस कॉन्ट्रैक्ट की इम्पोर्टेंट के बारे में अमन से जानना चाहती थी। अगर अमन ने उनको साइन कर दिया तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्या उनके खोने से अमन किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस जाए? याना खोई हुई थी और अमन उसको पैशनेटली किस कर रहा था, और याना इतनी गुम थी याना को पता भी नहीं चला। अमन ने उसकी बिकनी उतार दी और अब अमन ने याना को गोद में उठा लिया। अब वो याना को बहुत स्पीड से पुश कर रहा था और समुंदर का पानी छलक रहा था, और याना ने अब अमन को सख्ती से हग कर लिया और अपना चेहरा अमन के गले में छुपा लिया था। और याना आहिस्ता आहिस्ता सिसकियां ले रही थी, लेकिन अमन का पैशन कम नहीं हो रहा था। और अब अमन याना को गोद में लिए बोट में आ गया, और अगली सुबह अमन याना के सीने पर सर रखकर आंखें बंद करे लेटा था और याना को कस के अपनी बाहों में दबोच रखा था, और याना अमन के बालों में उंगलियां चला रही थी। तब याना ने कहा, अमन मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? तब अमन ने आंखें बंद करे ही मुस्कुरा कर कहा, एक नहीं अनेक पूछो मेरी जान, क्योंकि अब ये टाइम और अमन सिर्फ आपका है। तब याना ने कहा, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्या आप मुझे माफ कर दोगे? तब अमन ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी गलती माफ करके ही तो तुम्हें यहाँ लाया हूँ। अब याना ने कहा, अगर कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए तो? तब अमन ने कहा, याना मैं वही गलतियाँ माफ कर सकता हूँ जो माफ करने लायक है। तुमने जो ये गलतियाँ की थी, मैं उम्मीद करता हूँ आगे दोबारा ना हो, वरना माफी नहीं मिलेगी। अब याना खामोश हो गई। अब याना बात बदलते हुए मुस्कुरा कर कहा, और अगर किसी आर्मी ऑफिसर से गलती हो जाए जो उसके देश और उसके लिए नुकसानदायक साबित हो तो क्या उस ऑफिसर को आर्मी माफ कर देती है? तब अमन ने कहा, अगर किसी आर्मी ऑफिसर से इस तरह की गलती हो जाए जो उसके देश के खिलाफ हो तो वो गलती नहीं, देश के साथ गद्दारी कहलाती है, और गद्दार के लिए बस एक ही कानून है और वो है सजाए मौत। और याना को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में ले लिया हो। अब अमन ने कहा, लेकिन एक आर्मी ऑफिसर जो देश के लिए सच्चा हो और उसको फंसाया गया हो तो उसके लिए सजाए मौत से बढ़कर ये सजा होती है कि उस पर देशद्रोही का इल्जाम लगे और सबके सामने उसके सीने के मेडल उतार लिए जाते जाए। जितनी इज्जत से उनको सीने पर लगाया जाता है, उससे कई गुना ज्यादा बेइज्जती उनके उतरने में होती है। जब किसी सच्चे ऑफिसर के सीने से ये मेडल वापस उतारे जाते हैं तो उसको ऐसा लगता है जैसे कोई उसके सीने को चीरकर उसका दिल निकाल रहा हो। वो तकलीफ एक सोल्जर के लिए सबसे बड़ी होती है, इसलिए कुछ ऑफिसर इस तकलीफ से बचने के लिए खुद ही फांसी लगा लेते हैं। अब याना ने अमन को कस के सीने में दबोच लिया और दिल में कहा, नहीं नहीं अमन, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अब अमन ने हैरान होकर कहा, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो मुझसे? अब याना खामोश रही। अब याना ने दिल में कहा, अगर मैं अमन से सब बता दूं उस केस के बारे में तो मुझे पूरा यकीन है अमन मुझे जरूर बचा लेंगे। वो कभी मुझे जेल नहीं जाने देंगे, और उसमें गलती ना मेरी मोम की है ना मेरी। उस कमिश्नर ने ही धोखे से मेरी मोम को पार्टी से अपने रूम में बुलाया था और मेरी मोम के साथ जबरदस्ती करने लगा था। मैंने तो बस अपनी मोम को बचाने के लिए उस अंकल के सर पर बोतल मारी थी। अब वो कमिश्नर ऑन द स्पॉट मर गया तो उसमें मेरी या मेरी मोम की क्या गलती? और मेरी मोम ने मुझे बचाने के लिए उसको बालकनी से धक्का दे दिया। कोर्ट ने तो नशे में खुदकुशी कहकर फाइल बंद भी कर दी थी। पता नहीं ये डीके कौन है और उसको वो सीसीटीवी फुटेज कहाँ से मिली जिसको लेकर वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं अगर अमन को सब कुछ बता दूं तो फिर मुझे किसी बात का डर ही नहीं रहेगा और ना वह डीके मुझ पर किसी बात का प्रेशर डाल सकेगा अमन से पेपर साइन कराने के लिए। अभी याना ने अमन को सब कुछ बताने का फैसला कर लिया, और जैसे ही वह बताने को हुई फौरन अमन के फोन पर एक कॉल आए। अब जैसे ही अमन ने कॉल रिसीव किया तो अमन ने एकदम गुस्से दहाड़ कर कहा, इसकी इतनी मेरी बहन पर हाथ उठाया। अब याना ने एकदम घबरा कर पूछा, अमन क्या हुआ? अब अमन ने ही याना से कहा,
याना हमें फौरन यहाँ चलना होगा, क्योंकि उस हरामजादे हेमंत ने पूनम पर हाथ उठाया है। वह अस्पताल में है। अब याना, अमन ने चेंज किया और अमन गाड़ी में आकर बैठा। अब याना ने देखा, अमन का चेहरा देखा, जो बहुत ज्यादा गुस्से से लाल हो रहा था। अब याना ने अमन के कंधे पर हाथ रखकर उसको रिलैक्स करते हुए कहा, अमन आप इतना परेशान मत हो, मैं प्रिया मासी से बात करती हूँ। अब याना ने स्पीकर खोलकर प्रिया को कॉल किया। अब याना ने कहा, हेलो मासी मैं याना। तब उधर से प्रिया ने कहा, ओह हेलो बेटा कैसी हो आप। अब याना ने मुस्कुरा कर कहा, मैं ठीक हूँ आंटी। प्रिया, ईशा कैसी है। याना, ईशा भी ठीक है आंटी। आंटी पूनम और हेमंत के बीच झगड़ा हुआ है क्या। मुझे पता चला है पूनम हॉस्पिटल में है। तब प्रिया ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं बेटा, आपको किसी ने गलत खबर दी है। उसको हेमंत ने कुछ नहीं कहा, उसको बस चक्कर आ गया था। वो क्या है ना बेटा, प्रेगनेंसी में अक्सर ऐसा हो जाता है और कुछ नहीं है। अगर आपको मेरा यकीन नहीं है तो आप पूनम के होश में आने पर उससे ही बात कर लेना। अब याना ने फोन रख दिया। अब अमन ने बैग से सर टिका कर खुद को रिलैक्स किया। अब अमन ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, चलो वापस क्रूज पर चलते हैं। तब याना ने कहा, नहीं अमन, हमें यहाँ आए कई दिन हो चुके हैं, अब घर चले, शिवानी के बार बार कॉल आ रहा है। अब अमन ने और कहकर गाड़ी स्टार्ट कर ली। अब याना ने मुस्कुरा कर कहा, अमन पूनम बहुत लकी है क्योंकि उनके पास आप जैसा भाई है जो उसको सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करता है। तब अमन गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, याना पूनम मेरी सगी बहन है। अब याना ने हैरान होकर अमन को देखा। तब अमन ने कहा, अब याना तुमसे क्या छुपाना, तुम मेरी बीवी हो। ये बात अब से 22 साल पहले की है। मरी माँ और सुमित्रा चाची एक साथ प्रेग्नेंट थी। सुमित्रा चाची ने 1 साल पहले ही अपने परिवार को एक ट्रेन हादसे में खो दिया था, इसलिए उनका बच्चा उनके जीने का सहारा था। लेकिन अफसोस, एक दिन सुमित्रा चाची का पैर सीढ़ियों से फिसल गया और उनको मरा हुआ बेटा पैदा हुआ। और फिर डॉक्टर ने कहा, अब सुमित्रा चाची कभी माँ नहीं बन सकेगी। तब मेरी माँ ने सर्जरी कराकर अपना बच्चा सुमित्रा चाची की गोद में डाल दिया। जब सुमित्रा चाची को होश आया तो पूनम उनकी गोद में थी और बाबूजी ने कहा, मेरी पत्नी को मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। लेकिन ये बात मुझे, बाबूजी को और सुमेर चाचा के अलावा और किसी को भी नहीं पता है। यहाँ तक कि पूनम या सुमित्रा चाची को भी नहीं पता। पूनम उनकी सगी बेटी नहीं है, लेकिन पूनम अगर मेरी सगी बहन भी नहीं होती, मेरी चाचा की बेटी भी होती, तो मेरे लिए उसके लिए भी वही इम्पोर्टेंस होती जो अभी पूनम के लिए है। क्योंकि पूनम और शिवानी मेरे लिए मेरी बहन से ज्यादा मेरी बेटी जैसी है और मैं उम्मीद करता हूँ तुम भी उनको उतना ही प्यार करो जितना मैं करता हूँ। मैं जानता हूँ तुम पूनम से 1 साल छोटी हो, लेकिन मैं पूनम से 8 साल बड़ा हूँ, उनका बड़ा भाई सा हूँ और बड़ा भाई बहनों के लिए उनके बाप के जैसा होता है। और तुम मेरी पत्नी हो और अब तुम भी मेरी बराबर हो उनके लिए, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम उनसे भाभी बनकर नहीं बल्कि भाभी माँ बनकर प्यार करो। अब याना ने मुस्कुराकर अमन के कंधे पर सर रखते हुए कहा, ये भी कोई कहने की बात है। और अमन, जब से मैंने आपके दिल में अपने छोटे बहन भाइयों के लिए इतना प्यार देखा है, मैं चाहती हूँ हम अपने खुद के बच्चे नहीं करेंगे, हम उन सबको ही अपने बच्चों की तरह प्यार करेंगे, क्योंकि अगर हमारे खुद के बच्चे हुए तो हमारा प्यार बढ़ जाएगा। तब अमन ने गाड़ी को एक कट पर मोड़ते हुए मुस्कुरा कर कहा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, हमारे बच्चे होने से हमारा प्यार उनके लिए कम हो जाएगा। क्योंकि अगर माँ बाप के बच्चे ज्यादा हो तो क्या उनका प्यार अपने दूसरे बच्चों के लिए कम हो जाता है। सबकी अपनी अपनी जगह होती है। वो लोग बेवकूफ़ हैं जो अपने बच्चों के सामने अपने छोटे बहन भाइयों को इग्नोर करते हैं। क्योंकि मैं जितना प्यार अपने बच्चों को करूंगा उतना ही प्यार अपने बहन भाई को भी करूंगा। और मैं उन मतलबी मर्दों में से भी नहीं हूँ जो अपने परिवार की खातिर अपनी बीवी को अंडरएस्टिमेट करते हैं। मेरे लिए तुम और तुम्हारी हर खुशी उतनी ही जरूरी है जितनी मेरे बहन भाई की। और अपने बहन भाई की खातिर मैं एक औरत से उसके माँ बनने का हक छीन सकता, क्योंकि एक औरत के लिए माँ बनना दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है और बच्चों के बिना एक औरत अधूरी होती है। और मैं अपनी याना को अधूरा नहीं करना चाहता। अब याना ने मुस्कुराकर अमन का गाल खींचते हुए कहा, मेजर साहब आप तो बातें भी बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, क्या आर्मी में ये बातें भी सिखाई जाती है। तब अमन ने मुस्कुरा कर कहा, ये सब बातें मुझे मेरी माँ ने सिखाई है और मैंने अपनी माँ से वादा किया था मैं अपने बहन भाई का हमेशा खुद से ज्यादा ध्यान रखूंगा। अब याना ने कहा, हाउ स्वीट, आपकी माँ तो बहुत अच्छी थी। तब अमन ने अपनी माँ को याद करते हुए कहा, हाँ बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं उनका अच्छा बेटा नहीं बन पाया। ये कहते हुए अमन के फेस पर बहुत ज्यादा मायूसी छा गई थी और अमन ने चेहरा खिड़की तरफ करके अपने अंगूठे से अपनी आंख में आने वाली नमी को जल्दी रगड़ दिया। लेकिन याना देख चुकी थी, उसने पहली बार इस मेजर की आंख में नमी देखी थी। और याना ने अब गाड़ी के ब्रेक पर पैर रखकर गाड़ी रोक दी। अभी अमन कुछ कहता, याना ने एकदम उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके होठों को अपने होठों में थाम लिया और अमन को किस करने लगी। और अब अमन ने भी याना को किसी गुड़िया की तरह अपनी बाहों में कस लिया
और अब दोनों दुनिया जहां भुलाकर एक दूसरे को किस कर रहे थे। और याना के करीब होकर अमन के अंदर की मायूसी कहीं दूर जा सोई, क्योंकि याना ने अपना एहसास देकर उसको सुकून बख्श दिया था। अब दोनों एक दूसरे की जरूरत को जानने लगे थे, उनके पार्टनर को कब किस चीज की जरूरत है। अब कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए तो अमन के अंदर तक सुकून उतर चुका था। अब अमन ने मुस्कुरा कर याना के माथे को चूमकर प्यार से कहा, थैंक यू मेरी जान, मेरे सुकून। अब अमन ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और गाड़ी में सॉन्ग प्ले किया। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हो चांदनी जब तक रात, देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में न छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात, देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में न छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। अब याना अमन के कंधे पर सर रखे सो गई थी और उसकी गर्दन बार बार अमन के कंधे से लुढ़क रही थी। तब अमन ने एक हाथ उसके सर पर रखा और एक हाथ से उसने काफी लंबी ड्राइविंग की। जब गाड़ी हवेली के बाहर रुकी तो काफी रात हो चुकी थी और अमन ने बिना याना को उठाए उसको आहिस्ता से गोद में उठाया और उसको कमरे में लाकर बेड पर आहिस्ता से लेटाया और धीरे से तकिया उठाकर उसके सर के नीचे रखा और उसके पैर से सैंडल उतार कर रखी और फिर उसको कंबल ढक कर उसके माथे को चूमकर वॉशरूम में चला गया। अगले दिन अमन और बाकी सब ऑफिसर मीटिंग में थे और तब कमांडर अभिजीत ने कहा, अगले हफ्ते हथियारों की डिलीवरी है और कंट्रैक्ट खो गया है। तब अमन ने कहा, कमांडर अभिजीत, कमांडर आप इतना क्यों घबरा रहे हैं, हम तब तक दूसरा कंट्रैक्ट बनवा लेंगे। तब अभिजीत ने कहा, सर बात दूसरा बनवाने की नहीं है, टेंशन इस बात की है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट गलत हाथों में चला गया तो कितनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी, क्या जवाब देंगे हम गवर्नमेंट को। तब बीडीआर कमल ने कहा, वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर तब तक बेकार है जब तक उस पर मेजर अमन सिंह शेखावत के साइन नहीं हो जाते। तब उसने कहा, हम सब के तो है। तब बीडीआर ने कहा, लेकिन मेजर के सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वेपन मेजर के अंडर आते हैं और उनके बिना साइन कोई वेपन की डिलीवरी नहीं ले सकता। और फिर कुछ देर बाद मीटिंग खत्म हो गई, कॉन्ट्रैक्ट पेपर दूसरे बनवाने की बात फाइनल हो चुकी थी। अमन अब रूम में सोया हुआ था, याना उसके लिए कॉफी बना कर लाई थी। अब याना ने बेड पर पड़े उस लंबे चौड़े मेजर को देखा जो उल्टा सोया था और याना उसकी चौड़ी पीठ को देख रही थी और अपनी किस्मत पर नाज कर रही थी कि ये इतना हैंडसम लंबा चौड़ा मर्द सिर्फ इतनी छोटी सी याना का है। और याना ने अब कॉफी का कप टेबल पर रखा और सोते हुए अमन की पीठ पर लेट गई और उसकी पीठ को चूमने लगी। लेकिन तभी पीछे से किसी की आवाज आई और याना हड़बड़ा कर एकदम खड़ी हो गई। ये क्या कर रही है तू, एक नौकरानी होकर महारे अमन जी को लिप रही है, तेरी इतनी हिम्मत। और इतना कहते ही धारा ने याना के ऊपर हाथ उठाया। एपिसोड 72। अमन अब रूम में सोया हुआ था, याना उसके लिए कॉफी बना कर लाई थी। अब याना ने बेड पर पड़े उस लंबे चौड़े मेजर को देखा जो उल्टा सोया था और याना उसकी चौड़ी पीठ को देख रही थी और अपनी किस्मत पर नाज कर रही थी कि ये इतना हैंडसम लंबा चौड़ा मर्द सिर्फ इतनी छोटी सी याना का है। और याना ने अब कॉफी का कप टेबल पर रखा और सोते हुए अमन की पीठ पर लेट गई और उसकी पीठ को चूमने लगी। लेकिन तभी पीछे से किसी की आवाज आई और याना हड़बड़ा कर एकदम खड़ी हो गई। ये क्या कर रही है तू, एक नौकरानी होकर महारे अमन जी को लिप रही है, तेरी इतनी हिम्मत। और इतना कहते ही धारा ने याना के ऊपर हाथ उठाया और जैसे ही धारा याना के थप्पड़ मारने लगी तभी अमन ने धारा का हाथ पकड़ लिया और धारा से कहा, ये क्या कर रही हो धारा। तब धारा ने गुस्से में कहा, अमन जी देखिए, इस नौकरानी की हिम्मत, आपके कमर पर लेटी आपके पीठ को चूम रही थी, ये नौकरानी होकर अपनी मर्यादा भूल रही। तब अमन ने धारा से कहा, मैं डांटूंगा इससे, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अब धारा जानबूझकर याना के सामने ही अमन के सीने से लग गई। अमन को अंदाजा भी नहीं था धारा ऐसी कोई हरकत करेगी। तब अमन ने आहिस्ता से धारा की पीठ थपकते हुए कहा, तुम आराम करो धारा, तुम्हें आराम की जरूरत है। अमन हल्की सी गर्दन झुकाकर धारा को देखते हुए धारा से बात कर रहा था और धारा अमन के सीने से लगी खड़ी थी। अब याना को अपना वजूद उन दोनों बचपन के साथियों के सामने फालतू सा लगा और याना खामोशी से कमरे से बाहर जाने लगी। लेकिन तभी अमन ने याना का दुपट्टा पकड़ लिया और याना एक झटके से रुक गई और याना ने पलट कर देखा तो अमन अभी धारा से बात कर रहा था और फिर उसने मुस्कुरा कर याना को देखकर अपने होठों से फ्लाइंग किस दी और उसको आंखों ही आंखों में याना को समझा दिया कि वो सिर्फ उसका ही है। और धारा ये सब चोर नज़र से देख रही थी और अंदर ही अंदर खोल रही थी। अभी सब नाश्ता कर रहे थे और याना और चंचल घर की औरतों की तरह सबके लिए सर्व कर रही थी। अब धारा भी अमन के बराबर वाली कुर्सी पर बैठी थी और दूसरी साइड ईशा बैठी थी। इस गोल शाही मेज को अमन के दादाजी ने बनवाई थी
जो काफी कीमती लकड़ी से बनी थी और उस पर सोने का पानी हो रहा था। देखने से वो कोई सोने की मेज लगती थी और उसके मैच की ही कुर्सियां थी और इस बड़ी सी गोल मेज को बनवाने मकसद था सबको घर में बराबर का सामान मिलना था। उस मेज पर कोई हेड ऑफ द मैन की कुर्सी नहीं थी। अब सामने वाली कुर्सी पर मयंक बैठा अमन से बातें कर रहा था और याना अब अमन की प्लेट में शाही पनीर सर्व करने लगी थी, लेकिन चमचा हाथ से छूटकर मेज पर गिर गया और कुछ छींटे याना के हाथ पर भी आई और याना की एकदम सिसकी निकली और अमन ने तुरंत घबरा कर याना का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ याना, तुम्हें जला तो नहीं? तब याना ने आहिस्ता से कहा, नहीं बस थोड़ी सी छींट आ गई है। और तभी गंगा बुआ ने गुस्से में याना से कहा, कुछ होश है तुम्हें? मालिकों की हमदर्दी लेने के लिए नए नए करतब करती रहती हो। अब अमन ने गुस्से में गंगा बुआ की तरफ देखा तो गंगा बुआ ने तुरंत धारा की तरफ इशारा किया जो गहरे गहरे सांस ले रही थी और कस के अपना जबड़ा भींच रही थी। अब चंचल ने कहा, लगता है धारा को जिज्जी को दौरा पड़ रहा है। अब अमन ने जल्दी से याना का हाथ छोड़कर याना को गुस्से में डांटते हुए कहा, सही कह रही है बुआ सा, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा, जब देखो अटेंशन पाने के लिए ये सब करती रहती हो। जाओ अपने कमरे में। और याना गुस्से में आंसू साफ करती हुई अपने रूम की तरफ चली गई और अब धारा कुछ नॉर्मल हुई। तब धारा कुछ नॉर्मल हुई तो चंचल धारा को कमरे में ले गई। तब धारा के बाप ने कहा, अमन बेटा, डॉक्टर ने कहा है धारा के सामने ऐसा कोई काम मत करना जिससे धारा के दिमाग पर असर पड़े, और धारा सबसे ज्यादा तुम्हारा असर लेती है। अब अमन खामोशी से उठकर अपने कमरे की तरफ गया और ईशा ने दिल में कहा, अरे वाह धारा जी, ये बीमारी तो बहुत अच्छी लगी है आपको, क्योंकि आप तो सबको अपनी उंगलियों पर नचा रही हो। इंटरेस्टिंग। अब अमन अपने रूम में आया और याना खिड़की पर खड़ी आंसू साफ कर रही थी और तभी अमन ने पीछे से आकर याना को हग करते हुए अपनी चिन याना के कंधे पर रखकर खड़ा हो गया है और याना के गाल को चूमकर लाड से कहा, मेरी चंदा, मेरी जान को बुरा लगा? तब याना ने अपने पेट पर से अमन के हाथ हटाते हुए कहा, नहीं मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं जानती हूँ इस घर में मेरी जगह हमेशा धारा से कम रहेगी। तब अमन ने याना का फेस अपने हाथों में लेते हुए कहा, मेरी चंदा, तुम गलत सोच रही हो, तुम्हारी जगह इस घर में सबसे ज्यादा है, क्योंकि तुम इस घर के बड़े बेटे की बीवी हो, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तुम सबके ऊपर हो, इस घर की पहली मालकिन तुम हो। लेकिन याना, कभी कभी अपनों की खुशी के लिए हमें झुकना पड़ता है। जॉइंट फैमिली इसी का नाम है, जहाँ सबको एक साथ रखने के लिए कभी कभी सही होते हुए भी गलत होना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। बड़ा होना मतलब बड़ी जिम्मेदारी, और मुझे पता है मेरी छोटी सी याना इस बड़ी जिम्मेदारी को संभाल लेगी, क्योंकि वो बहुत समझदार है। अब ने हल्का सा झुककर याना की आंखों में देखते हुए कहा, सही कह रहा हूँ ना मैं? अब याना ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाई और अमन ने उसको सीने से लगाया। अमन जानता था वो उम्र में छोटी है, ना समझ है, बचपन से खुले माहौल में रही है, अकेले जिंदगी गुजारी है। जॉइंट फैमिली में एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल था उसके लिए, इसलिए उसको अमन अपने साथ कदम से कदम चलाने के लिए वो उसका हाथ पकड़कर अपने साथ चलाना चाहता था। इसलिए वो किसी बड़े की तरह याना को समझाता था, जैसे वो अपने छोटे बहन भाइयों को समझता था। अब अमन ने याना के हाथ में क्रीम लगाए और उसके माथे को चूमकर खड़ा हुआ और जाते जाते उसके हाथ में ग्लोब देकर कहा, इसमें अपनी पसंद की कंट्रीज चूज कर लो, क्योंकि मेरा अभी कुछ दिन का वर्क है, उसके बाद हम दोनों हनीमून के लिए जाएंगे, वो भी 3 महीने के लिए, क्योंकि मैंने 3 मंथ्स की लीव एप्लीकेशन लगा दी है। अब याना कहा, लेकिन 3 मंथ्स कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तब अमन ने उसके गाल को चूमकर खुमारी में कहा, मेरा इरादा तो ये था जब हम वापस आए तो एक बच्चा तुम्हारी गोद में और एक पेट में हो, लेकिन फिलहाल के लिए 3 मंथ्स है, क्योंकि अभी घर में हमारी ज़रूरत है। जब धारा नॉर्मल हो जाएगी और उसकी शादी हो जाएगी, उसके बाद हम दोनों लॉन्ग हॉलिडे पर जाएंगे। अब अमन उसके गाल को किस करता हुआ उसकी गर्दन तक आया और उसके गले से उसका दुपट्टा उतार दिया और फिर से उसमें खोने लगा। याना के गले में शिद्दत से अपने होंठ फेरने लगा और याना ने भी आंखें बंद करके अमन को अपनी बाहों में भर लिया। लेकिन तभी फोन की बेल बजी और अमन ने अब जल्दी से बाहर की तरफ भागते हुए कहा, आज तो मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बाय। और याना उसकी स्पीड देखकर खिलखिलाकर हंस दी। अब याना अपनी अलमारी सेट करने लगी थी जब याना के फोन पर उसकी मां मोना की कॉल आई और याना ने घबराते हुए रिसीव की, क्योंकि याना जानती थी उसकी मां क्यों कॉल कर रही है। अब याना ने हेलो कहा और तभी मोना ने कहा, याना तुम कर क्या रही हो? तुमने अभी तक अमन से पेपर साइन क्यों नहीं कराए? तब याना ने ठोस लहजे में कहा, मोम, मैं अमन से कोई पेपर साइन नहीं कराऊंगी। तब मोना ने कहा, तुम होश में तो हो, क्या बक रही हो? डीके हम दोनों को जेल पहुंचा देगा। कमिश्नर का मर्डर केस है, किसी मामूली आदमी का नहीं है। तब याना ने कहा, मोम आप बेफिक्र रहे, मैं अमन से इस बारे में बात करूंगी। मुझे अपने हस्बैंड पर पूरा यकीन है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। वो अपनी पत्नी को जेल नहीं जाने देगा, और अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो
आप फिक्र ना करें, मैं सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लूंगी, आपको जेल जाना नहीं पड़ेगा। तब मोना आहिस्ता से कहा, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। तब याना ने कहा, हाँ मोम, मैं अमन से कंट्रैक्ट पेपर साइन नहीं कराऊंगी, चाहे जो हो जाए, क्योंकि मैं अपने पति को इतना बड़ा धोखा कभी नहीं दूंगी। ये कहकर याना ने खट से फ़ोन रख दिया और बाहर खड़ी ईशा ने याना की सारी रिकॉर्डिंग कर ली थी ताकि उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सके। अब ईशा ने फ़ोन हाथ में लेकर कहा, याना, अमन पर तो ये ईशा किसी कीमत पर भी आंच नहीं आने देगी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में आग जरूर लगेगी जिसमें तुम्हारा पति पत्नी का रिश्ता जलकर भस्म हो जाएगा, क्योंकि अमन की जिंदगी में सिर्फ एक ही औरत रहेगी और वो है ईशा। एक बार तुम्हारा पत्ता साफ कर दो, फिर उस गांव की गोरी धारा को भी गंगा में बहा दूंगी। अब याना किचन में आई तो चंचल शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। चंचल बैठी हुई सब्जियां काट रही थी और याना ने चंचल से कहा, लाओ चंचल दी, मैं काट लेती हूँ। तब चंचल ने तुनक कर याना के सामने प्लेट रखते हुए कहा, लो काट लो, और खुद कपड़े से हाथ साफ करती बाहर निकल गई और याना खामोश सी खड़ी रह गई। चंचल अपनी बहन की हालत देखकर चाह कर भी याना से नरमी नहीं दिखा पा रही थी। जब से याना और अमन की शादी हुई थी तब से गंगा बुआ और उसके परिवार का बर्ताव याना के साथ पूरी तरह बदल चुका था। उनमें से कोई भी याना से सीधे मुंह बात नहीं करता था। मयंक एक किसी केस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था, क्योंकि वो अब एक बड़ा वकील बन चुका था। अब बस घर में धारा की फैमिली ईशा, अमन, गुड्डू और शिवानी रहते थे। वो दोनों बच्चे स्कूल और ट्यूशन जाते थे। घर में सिर्फ ईशा, कविता, गंगा बुआ, चंचल और धारा थी और उनमें से कोई सी भी याना से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। इसलिए याना अपना काम निपटा कर कमरे में आ गई। पूनम को होश आया तो प्रिया उसके पास बैठी थी। अब प्रिया ने पूनम से प्यार जताते हुए पूछा, अब कैसी तबीयत है बेटा? तब पूनम ने कहा, जिंदा हूँ, लेकिन आपके बेटे ने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब प्रिया ने कहा, बेटा वो बहुत शर्मिंदा है, वो याना की माँ के कहने में आ गया, वरना मेरा बेटा इतना बुरा नहीं है। तब पूनम ने गुस्से में कहा, जो हमारे भाईसा के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रच सकी वो सीधा तो ना है। तब प्रिया ने प्यार से कहा, बेटा मैंने उसको सब समझा दिया है, अब सब ठीक है और वो अब ऐसा कभी नहीं करेगा। तुम उसको माफ कर दो, आखिर है तो तुम्हारा पति ही और तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप, क्या तुम उसको मौका नहीं दोगी? अब पूनम खामोश रही तो प्रिया ने कॉल मिलाकर कहा, लो अमन भाई साहब से बात करो और उनसे कहो तुम ऐसे ही बेहोश हो गई थी लेकिन अब तुम ठीक हो। और पूनम ने अब प्रिया की बात मानते हुए अमन से बात की और अमन पूनम से बात की, उसकी खैरियत मालूम की और उससे काफ़ी बार पूछा क्या वो खुद से ही बेहोश हुई, तो पूनम ने अमन को यकीन दिला दिया था कि वो खुद से ही बेहोश हुई थी। अभी अमन ने कॉल कट किया ही था तभी स्क्रीन पर दिल मेरी जान दिल लिखा हुआ चमका और अमन ने मुस्कुरा कर कॉल उठा लिया और मुस्कुरा कर कुर्सी की बैक से सर टीका कर कहा, कैसी है मेरी जान? अब याना ने उदासी से कहा, मन नहीं लग रहा, बोर हो रही हूँ। तब अमन ने कहा, इतने सारे लोग हैं तुम्हारे पास फिर भी बोर हो रही हो? अब याना अमन को क्या बताती, उससे कोई सीधे मुंह बात नहीं करता। तब याना ने कहा, क्या आपका मन नहीं कर रहा है मुझसे बात करने का? तो मत करो। तब अमन ने लैपटॉप के कीबोर्ड पर उंगली चलाते हुए मुस्कुरा कर कहा, अरे अरे मेरी चंदा तो नाराज हो गई, मेरा वो मतलब ये नहीं है यार, मेरा तो बहुत मन करता है आपसे बात करने का और बहुत कुछ करने का। अब याना ने आहिस्ता से पूछा, क्या करने का? तब अमन ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें प्यार करने का। तब याना ने मुंह बनाकर कहा, कब करता है आपका मन? रात को इतना लेट आते हो, फिर मेरी सौतन के पास बैठ जाते हो। अब अमन ने हैरान होकर पूछा, तुम्हारी सौतन कौन है जिसके बारे में मुझे अभी तक नहीं पता? तब याना ने कहा, आपका लैपटॉप। अब अमन जोर से हंसा और कहा, ओह तो आप बेफिक्र रहे जान, कुछ दिन का काम है, उसके बाद आपकी सौतन को अलमारी में बंद कर देंगे। और याना खिलखिला कर हंसी। तभी याना को गंगा बुआ ने आवाज लगा ली और याना ने फोन बंद कर दिया और बाहर आई। और गंगा ने याना से कहा, अगर आपको सोने से फुर्सत मिल गई हो तो जरा रात के खाने की तैयारी कर लो, चंचल की आज तबीयत ठीक नहीं है। और याना ने जी कहा, जबकि वो अभी कुछ देर पहले ही किचन का काम निपटा कर आई थी। जबकि चंचल धारा के आगे पीछे थी, अब वो किचन में बस ना के बराबर जाती थी और याना खामोशी से किचन में आकर काम में लग गई। तब इमली ने कहा, याना दीदी आप इस घर की बड़ी बहू है, आप क्यों इनके इतने हुक्म मानती है? आप कुछ कहती क्यों नहीं? गंगा बुआ अपनी बेटी चंचल और भतीजी कविता से काम को क्यों नहीं कहती? काम को पूरा दिन आपकी बहन और ये सब कैरम बोर्ड और लूडो खेलती रहती है। तब याना ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, कविता और ईशा इस घर की मेहमान है और चंचल की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और धारा का तो तुम्हें पता ही है। अब इमली ने कहा, मेहमान 3 दिन का हो है दीदी, ये तो मुफ्त की रोटी तोड़ने वाले हैं और आप इनके लिए खुद को खपा रही हैं। तब याना ने कहा, ये सब मैं इनके कहने पर नहीं कर रही, ये सब मैं अपने पति के कहने पर कर रही हूँ।
अमन शाम को वापस आया और जैसे ही उसने अपनी गाड़ी रोकी तुरंत ईशा उसके पास आई और अमन का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगी और अमन ने कहा, ईशा क्या बात है, कहाँ ले जा रही हो? तब ईशा ने कहा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, वरना तुम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। और अमन हैरानी से ईशा को देखने लगा। तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।